लास्ट क्लास के मेन पॉइंट्स। हमारे पास एक रेजिस्टिव सर्किट है और इस रेजिस्टिव सर्किट के अक्रॉस हम बैटरी को स्विच ऑन करते हैं और जैसे ही स्विच ऑन करते हैं जैसे ही हम इस सर्किट को स्विच ऑन करते हैं, ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड। सर्किट में करंट शो करता है। टाइम के साथ करंट कैसे वेरी करता है? जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, इमीडिएटली सर्किट में V/R करंट सेटअप हो जाता है। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स अलग अलग नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास कोई कैपेसिटिव सर्किट है, ठीक है, यहाँ पर हम बैटरी के अगेंस्ट एक कैपेसिटर को कनेक्ट कर रहे हैं और जैसे ही हम कैपेसिटर सर्किट को स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, तो इस कैपेसिटर पे धीरे धीरे चार्ज बिल्डअप होना स्टार्ट होता है और चार्ज बिल्डअप होने के लिए सर्किट में करंट फ्लो करता है। अगर हम कैपेसिटर पे चार्ज को वर्सेस टाइम प्लॉट करें और इस सर्किट में करंट को वर्सेस टाइम प्लॉट करें, तो लास्ट टाइम हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया था कि टाइम के साथ कैपेसिटर का जो चार्ज होगा, t=0 पर चार्ज 0 होगा और आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, आफ्टर सम टाइम कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा। ठीक है, तो ग्राफ कैपेसिटर वर्सेस टाइम का कुछ यूं होगा। ठीक है, जिस टाइम में कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया है, उस पार्ट को हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ठीक है, और t=0 वाला जो टाइम है, वाला जो मोमेंट है, उसको हम बोलते हैं इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट और t=0 से स्टेडी स्टेट के बीच वाला जो पार्ट है, मतलब ये वाला पार्ट जहां पर कैपेसिटर में चार्ज बिल्डअप हो रहा होता है, जहां पर सर्किट में करंट फ्लो कर रही होती है, उस इस रीजन को हम बोलते हैं ट्रांजिएंट टाइम, ट्रांजिएंट फेज। ठीक है, ये ट्रांजिएंट स्टेट। ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब है कि अभी हमारा जो सर्किट है वो स्टेडी स्टेट अचीव नहीं कर पाया है, स्टेडी स्टेट अचीव करने से पहले वाली कंडीशन में है, यानी कि कैपेसिटर पे चार्ज अभी बिल्ड अप हो रहा है, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं हुआ है। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। तो अभी हम ट्रांजिएंट स्टेट में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। अभी हम t=0 पर कैपेसिटर सर्किट कैसा बिहेव करता है और स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर सर्किट कैसा बिहेव करता है, सिर्फ इतना डिस्कस करना चाहते हैं। इसी तरह से करंट के लिए भी, जैसे ही हम सर्किट को जैसे ही स्विच को क्लोज करते हैं, स्टार्टिंग में मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। क्यों? ये भी कल बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया था कि ये कैपेसिटर है, तो कोई भी कैपेसिटर सर्किट होगा, तुम बोलोगे रेजिस्टर में हम लोग कंडक्टिंग वायर्स की रेजिस्टेंस को क्यों नहीं इंक्लूड करते थे, तो वो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर तुम्हारे पास मान लो रेजिस्टिव सर्किट है और उसमें अगर कंडक्टिंग वायर्स की रेजिस्टेंस को ऐड भी कर देते हो, तो स्मॉल आर की वैल्यू, कंडक्टिंग वायर की रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी कम है कि वो एक्चुअल रेजिस्टर जो लगा हुआ है सर्किट में, उसके कंपैरिजन में इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है, वो
रेजिस्टेंस नहीं है, तो कैपेसिटेंस के साथ अगर ये रेजिस्टेंस, कंडक्टिंग वायर की जो रेजिस्टेंस है उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हम नहीं कह सकते हैं यहाँ पे जीरो रेजिस्टेंस है, कुछ ना कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो मैंने बताया था कि अगर हम कैपेसिटर सर्किट को बैटरी के अगेंस्ट ऐसे कनेक्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग में क्योंकि कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो स्टार्टिंग में सारा सारा वोल्टेज रेजिस्टर के अक्रॉस अपीयर होता है। मान लो 100 वोल्ट की बैटरी है, तो उस टाइम में मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे कैपेसिटर पे चार्ज आना स्टार्ट होता है, कैपेसिटर पे कुछ वोल्टेज आना स्टार्ट होता है, ठीक है, 20 वोल्ट, ठीक है, और रेजिस्टर पे 80 वोल्ट हो गया। अब जैसे जैसे कैपेसिटर पे चार्ज आता है, कैपेसिटर पे वोल्टेज बढ़ता है, तो रेजिस्टर पे वोल्टेज कम होता है। रेजिस्टर पे वोल्टेज कम होता है, तो करंट की वैल्यू भी धीरे धीरे डाउन होती है, करंट की वैल्यू डिक्रीज करती है। तो धीरे धीरे इस सर्किट में ना करंट फ्लो करना डिफिकल्ट होता है। और इसी को मैंने चार्ज के एंगल से भी एक्सप्लेन किया था कि जैसे अगर कैपेसिटर बिल्कुल डिस्चार्ज है, तो फिर कैपेसिटर के अक्रॉस करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा, आसानी से चार्ज, जितना भी चार्ज यहाँ पे आएगा ना, उतना चार्ज आसानी से दूसरी प्लेट से, कैपेसिटर के दूसरी प्लेट से निकल जाएगा, क्योंकि अभी कैपेसिटर के पास चार्ज स्टोर करने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। तो ये ऐसा ही बिहेव कर रहा है ना, जैसा कि एक वायर है, वायर में भी यहाँ से जितना चार्ज आता है उतना चार्ज बाहर जाता है, तो वैसा ही कैपेसिटर भी बिहेव कर रहा है स्टार्टिंग में, जब कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जैसे ही कैपेसिटर पे चार्ज बिल्डअप होने लगेगा, अब नए चार्ज को कैपेसिटर पे सेटल होना और दूसरे प्लेट से चार्ज को बाहर निकलना, वो थोड़ा डिफिकल्ट होने लगेगा। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब है कि कैपेसिटर सर्किट में जो करंट है वो स्टार्टिंग में मैक्सिमम होता है, ठीक है, और धीरे धीरे करंट की वैल्यू, ठीक है, डिक्रीज करती जाती है। ठीक है, तो अब मुझे थोड़ी देर के लिए कैपेसिटर का बिहेवियर टी इक्वल 0 पर और कैपेसिटर का बिहेवियर टी इक्वल स्टेडी स्टेट में थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। टी इक्वल 0 पर कैपेसिटर कैसा बिहेव कर रहा है, बिल्कुल टी इक्वल 0 पर सर्किट को देखो। टी इक्वल 0 पर कैपेसिटर पे चार्ज 0 है, ठीक है, और करंट मैक्सिमम है। ठीक है, तो हम बोलते हैं क्योंकि टी इक्वल 0 पर कैपेसिटर के अक्रॉस, ठीक, कैपेसिटर के अक्रॉस कोई भी चार्ज नहीं है, और कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज नहीं होने का मतलब होता है कैपेसिटर के अक्रॉस कोई वोल्टेज ही नहीं है। और अगर कैपेसिटर के अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं है, तो कैपेसिटर बिहेव कर रहा है शॉर्ट सर्किट की तरह। कैपेसिटर के दोनों प्लेट सेम पोटेंशियल पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हम लोग टी को 0 पे कैपेसिटर को अज्यूम कर सकते हैं कि वो कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो गया है। ठीक है, और शॉर्ट सर्किट का मतलब तुम्हें पता है, ठीक है, ये जैसे 1 और 2 ये कैपेसिटर के प्लेट्स हैं, अगर इनको शॉर्ट सर्किट कर दिया है तो इसका मतलब यही होता है कि इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, करंट करंट कुछ भी हो सकता है, ठीक, करंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो टी इक्वल 0 पर तुम देख सकते हो कि कोई भी कैपेसिटर अगर कंप्लीटली डिस्चार्ज है, टी इक्वल 0 पर हमेशा वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ओके, अब उसके बाद आ जाते हैं स्टेडी स्टेट में। टी इक्वल्स टी अप्रोचेस इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम अगर तक हमने वेट कर लिया है, तो ऑब्वियसली कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया होगा, तो हम बोल सकते हैं कि लॉन्ग टाइम का मतलब है स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट में तुम देख सकते हो कैपेसिटर पे चार्ज, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया है, कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज आ गया है, लेकिन कैपेसिटर के अक्रॉस अब करंट 0 हो गया है। और अगर कैपेसिटर के प्लेस के अक्रॉस करंट 0 हो गया है, तो कैपेसिटर को मान सकते हो कि ये ओपन सर्किट है। और एक्चुअली कैपेसिटर को तुम, अगर कैपेसिटर एलिमेंट को तुम देखते हो, तो ये ऑटोमेटिकली क्लियर होना चाहिए कि कैपेसिटर ओपन सर्किट ही होता है, इसके अक्रॉस चार्ज यहाँ से जंप करके उधर नहीं जा सकते। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में जब तक कैपेसिटर के पास चार्ज स्टोर करने की
कैपेसिटी बची हुई है तब तक यहाँ से चार्ज फ्लो कर रहे हैं। ठीक, कैपेसिटर पे जब तक चार्ज स्टोर हो रहा है तब तक कैपेसिटर के अक्रॉस भी करंट फ्लो कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, अब इसके बाद कैपेसिटर के अक्रॉस करंट फ्लो करने की कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस करंट का मतलब है कि कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट अचीव करने के बाद हम बोलते हैं कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट। ठीक है, अब तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि टी इक्वल 0 पर शॉर्ट सर्किट होता है, मतलब ये याद रखना हो सकता है कंफ्यूजिंग हो कि टी इक्वल 0 पर कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट है या ओपन सर्किट है। अगर अच्छे से समझो तो थोड़ा आसान लगेगा। टी इक्वल 0 पर 0 चार्ज 0 वोल्टेज शॉर्ट सर्किट, टी इक्वल्स स्टेडी स्टेट में फुल चार्ज 0 करंट मतलब ओपन सर्किट। ठीक, ऐसे याद तुम्हें रहना चाहिए, लेकिन इसको तुम इसमें कंफ्यूज कर सकते हो। एनीवे, इसको याद रखने का दूसरा तरीका हम सोचेंगे, लेकिन ये एक्सप्लेनेबल अभी तक अ, अभी तक टी इक्वल 0 पर हम कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट क्यों अज्यूम करते हैं और टी इक्वल स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर को ओपन सर्किट क्यों अज्यूम कर सकते हैं, ये अब तक समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब ये तो कैपेसिटर सर्किट हो गया। मैं चाहता हूँ कि साथ ही साथ हम लोग थोड़ा इंडक्टर सर्किट को भी ब्रीफली डिस्कस कर लें। इंडक्टर का कंप्लीट ऑपरेशन तब तक समझ में नहीं आ सकता जब तक कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो कि एंड में आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब तक हम डिस्कस नहीं कर लेते तब तक हम इंडक्टर्स का ऑपरेशन अच्छे से नहीं समझ सकते, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इंडक्टर्स का ऑपरेशन थोड़ा बहुत यहाँ पे आइडिया दे दूं ताकि हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, मतलब कैपेसिटर वाला पार्ट बताऊं और इंडक्टर वाला पार्ट नहीं बताऊं इनिशियल स्टेट और स्टेडी स्टेट के लिए, तो वो अच्छा नहीं। ठीक है, तो इंडक्टर के लिए अभी थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लो कि इंडक्टर एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अक्रॉस करंट इंस्टेंटली चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, जिस तरह से तुम कैपेसिटर को देखते हो और ऐसा बोलते हो कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज का मतलब चार्ज। ठीक है, कैपेसिटर के अक्रॉस जितना ज्यादा चार्ज होता है उतना ज्यादा वोल्टेज होता है। तो मैं कह रहा हूँ कि कैपेसिटर के अक्रॉस क्योंकि चार्ज इंस्टेंटली नहीं बिल्ड हो सकता है, यानी कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो एक बार में नहीं चेंज हो सकता है, ग्रेजुअली वोल्टेज बिल्डअप होता है, ग्रेजुअली चार्ज बिल्डअप होता है। बिल्कुल उसी तरह से इंडक्टर के अलोंग जो करंट है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज क्यों इंस्टेंटली नहीं बिल्डअप हो रहा है ये तुम्हें अच्छे से परसिवेबल है, ठीक, कॉम्प्रिहेंसिबल है। ठीक है, लेकिन इंडक्टर के अक्रॉस तुम सोचोगे जैसे स्विच को क्लोज करते हैं तो इंडक्टर में ऐसा क्या होता है कि चार्ज करंट एक बार में सेट नहीं हो सकता। ये अभी इस स्टेज में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ प्रॉपरली। ठीक है, उसके लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तक आना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा तुम एनालॉजी से इसको रिलेट करने की कोशिश करो कि इंडक्टर ऐसा एलिमेंट होता है, इंडक्टर के क्रॉस करंट इमीडिएटली नहीं चेंज कर सकता है, इमीडिएटली कोई वैल्यू नहीं अटेन कर सकता है। ठीक है, इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट है वो हमेशा ग्रेजुअली बिल्ड होगा, धीरे 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 ग्रो करेगा और फिर फाइनल वैल्यू पर आएगा। ठीक है, तो इंडक्टर के अक्रॉस अगर हम करंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाते हैं, ये करंट है और ये टाइम है। तो इंडक्टर के अक्रॉस करंट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होना चाहिए, थोड़ा मुझे आइडिया दो। ये तुम लोगों को इंडक्टर, अच्छा गलती से भी मैं तुम लोगों के हाथ जोड़ता हूँ कि जो इंडक्टर मैंने ड्रॉ किया इसको कभी भी स्प्रिंग मत बोलना। ठीक है, नहीं तो ठीक है मैं डूब
के मर जाऊंगा, तो पढ़ाने का मुझे बहुत अफसोस होगा उसके बाद। ठीक है, वायर का कॉइल होता है। ठीक है, तुम लोग के टीचर्स डेमो देने आते हैं और वो, मैं नाम किसी का नहीं बता सकता, लेकिन वो क्या कहते हैं इसको, स्प्रिंग बोल देते हैं। एनीवे, इसकी शेप ऐसे दिखती है स्प्रिंग जैसी, लेकिन ये स्प्रिंग नहीं है, ये इंडक्टर है, ये वायर का कॉइल होता है। ठीक है, जैसे ही हम क्लोज करेंगे स्विच को, तो इंडक्टर के अक्रॉस करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा होगा, बताओ। बिल्कुल स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में करंट की वैल्यू कितनी होगी इंडक्टर के अक्रॉस? पहले तो ओपन सर्किट है, पहले तो इंडक्टर के अक्रॉस कोई करंट नहीं है। जैसे स्विच क्लोज किया तो इंस्टेंटली तो करंट जीरो से फाइनाइट वैल्यू नहीं हो सकता, तो स्टार्टिंग में तो करंट जीरो है। अब धीरे धीरे करंट की वैल्यू, ठीक है, इस तरह से बढ़ेगी, और कुछ टाइम के बाद इंडक्टर के अक्रॉस एक स्टेडी करंट, ठीक है, अटेन हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये जो इंडक्टर है वो अब, क्योंकि इंडक्टर के अक्रॉस अब करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, करंट फिक्स हो गया है, तो अब ये जो इंडक्टर है वो स्टेडी स्टेट अटेन कर चुका है। ठीक है, ये इनिशियल स्टेट है t इक्वल 0 वाला, और इसके बीच में ट्रांजिएंट स्टेट है। ठीक है, कैपेसिटर के लिए मैंने तुम्हें बता दिया कि t इक्वल 0 पर कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट है, स्टेडी स्टेट में ओपन सर्किट है। अब इंडक्टर के लिए तुम मुझे बताओ कि t इक्वल 0 पर इंडक्टर कैसा बिहेव कर रहा है, और t इक्वल स्टेडी स्टेट में इंडक्टर कैसा बिहेव कर रहा है। बताओ। अरे इसमें क्या प्रॉब्लम है, पहले सबसे पहले t इक्वल 0 वाला स्टेट देखो। t इक्वल 0, इस टाइम में इंडक्टर कैसा बिहेव कर रहा है? इंडक्टर को हम L से डिनोट करते हैं। तो t इक्वल 0, t इक्वल 0 पे इंडक्टर के अक्रॉस कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, इंडक्टर करंट के फ्लो को अलाउ ही नहीं कर रहा है, इंडक्टर के अक्रॉस करंट पास नहीं कर सकता स्टार्टिंग में। इसका मतलब है t इक्वल 0 पर इंडक्टर ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे कि ये ओपन सर्किट है, इसके अक्रॉस कोई चार्ज नहीं पास कर सकता है। तो इंडक्टर t इक्वल 0 पर बिहेव करता है ओपन सर्किट की तरह। ठीक है, अच्छा, जिस तरह से कैपेसिटेंस को मैंने डिफाइन किया, कैपेसिटेंस का मतलब होता है यूनिट वोल्ट के अक्रॉस, यूनिट वोल्ट के करस्पॉन्डिंग कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, कैपेसिटेंस को हम C से डिनोट करते हैं। उसी तरह की एक क्वांटिटी इंडक्टेंस होती है। इंडक्टर के लिए हम इंडक्टेंस डिफाइन करते हैं, जिससे कैपेसिटेंस मतलब उस कैपेसिटर, वो कैपेसिटर कितना यूजफुल है, कितना अच्छा है, उसको रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से इंडक्टेंस भी इंडक्टर की एक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, और इंडक्टेंस को हम L से डिनोट करते हैं। ठीक, इसका यूनिट हेनरी में होता है, जैसे कैपेसिटेंस फैराड में होता है, वैसे इंडक्टेंस हेनरी में होता है। ये सब तुम्हें याद रखने की या ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की अभी जरूरत नहीं है, ये सब बाद में आएगा। बस ये सिंबल में तुम्हें, तुम इससे कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि एल इंडक्टेंस को डिनोट कर रहा है। उसके बाद स्टेडी स्टेट अटेन करने के बाद इंडक्टेंस का बिहेवियर, अब इंडक्टर के क्रॉस चार्ज फिक्स हो गया है, सॉरी, इंडक इंडक्टर के क्रॉस करंट फिक्स हो गया है। ठीक है, और करंट फिक्स होने के साथ साथ अब मैं इंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है ना, वो अभी 0 है, ये बिल्कुल एक वायर की तरह ट्रीट हो रहा है। इंडक्टर का जो बेसिक ऑपरेशन है, जो कि हम बाद में समझेंगे डिटेल में, वो थोड़ा सा ब्रीफली मैं और आगे चल के बता देता हूँ। अभी तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इंडक्टर ऐसा एलिमेंट होता है जो कि करंट के चेंज को अपोज करता है।
ठीक है, वो करंट के चेंज को क्यों अपोज करता है उसका भी थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि इंडक्टर क्या करता है कि तुम करंट अगर इंडक्टर के अक्रॉस चेंज करने की कोशिश करोगे तो करंट चेंज के करेस्पॉन्डिंग ये इंडक्टर ऑपोजिट सेंस में वोल्टेज क्रिएट करता है। इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि हम इस कॉइल के अक्रॉस करंट जितना फास्ट चेंज करेंगे उतना ही ये इंडक्टर वोल्टेज जनरेट करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है ना वो एल डी आई बाई डी टी के इक्वल होता है। मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। ठीक है, और ये इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ऑपोजिट सेंस में आता है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है ना, अब इसका ऑपरेशन थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ अगर तुम इस चीज को समझ रहे हो कि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज करंट के चेंज होने के रेट के प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा क्यों होता है वो बहुत ही इंट्यूटिवली क्लियर हो जाएगा आने वाली क्लासेस में। मैं कह रहा हूँ कि अगर इंडक्टर के अक्रॉस हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, ऐसे स्विच जैसे क्लोज किया, तो स्टार्टिंग में करंट बिल्कुल जीरो था और जीरो से स्विच क्लोज करने का मतलब है कि इंडक्टर के अक्रॉस टेंडेंसी होगी, बैटरी की टेंडेंसी होगी कि फाइनाइट करंट सेट करने की। तो स्टार्टिंग में करंट का चेंज जो है ना वो मैक्सिमम है, करंट चेंज होने का जो रेट है। तो स्टार्टिंग में क्या करता है, इंडक्टर को जितनी जरूरत होती है, मान लो ये 100 वोल्ट का हमने 100 वोल्ट की हमने बैटरी लगाई, तो इंडक्टर क्या करता है एग्जैक्टली 100 वोल्ट अपने अक्रॉस प्रोड्यूस करता है। इन दोनों के अक्रॉस 100 वोल्ट प्रोड्यूस हो गया है। ठीक है, और 100 वोल्ट प्रोड्यूस करके करंट को फ्लो नहीं करने देता है, क्योंकि कंडक्टिंग वायर्स की कुछ रेजिस्टेंस है, उसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये आर है। तो इंडक्टर एग्जैक्टली उतना ही वोल्टेज जनरेट करता है जितना की बैटरी की वोल्टेज है, क्योंकि यहाँ पे करंट चेंज होने का रेट स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है, कोई करंट नहीं फ्लो करता है। लेकिन अब धीरे धीरे करंट बढ़ता है और करंट के चेंज होने का जो रेट है ना वो धीरे धीरे जो है कम होने लगता है। उसकी वजह से उसके बाद इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होने लगता है। उसके बाद 100 के बाद इसके इंडक्टर के अक्रॉस 90 वोल्ट आ रहा है, रेजिस्टर के अक्रॉस 10 वोल्ट आ रहा है, तो कुछ करंट रेजिस्टर के अक्रॉस यानी सर्किट में फ्लो करने लगता है। करंट की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते जाती है तो करंट का जो चेंज है ना वो स्लो होने लगता है। स्टार्टिंग में करंट बहुत फास्ट चेंज हो रहा होता है, तो सबसे ज्यादा वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस बिल्ड अपीयर होता है, और जैसे जैसे करंट ग्रो करने लगता है करंट के चेंज होने का रेट स्लो होने लगता है। और इंडक्टर को करंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये इंडक्टर करंट को रोकना चाहता है, इंडक्टर करंट को चेंज होने से रोकना चाहता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में करंट बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, इसलिए इंडक्टर बिल्कुल उसको स्टॉप कर देता है। और जैसे जैसे करंट धीरे बढ़ने लगता है तो करंट का जो चेंज होने का रेट है वो स्लो होने लगता है। तो इंडक्टर भी रिलेटिवली कम वोल्टेज प्रोड्यूस करता है अपने अक्रॉस 70-60, और बाकी सारा वोल्टेज बैटरी का जो है वो रेजिस्टर पे अपीयर होता है, और फिर रेजिस्टर के अक्रॉस करंट की वैल्यू बढ़ने लगती है। एक टाइम आता है जब इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज बिल्कुल जीरो हो जाता है। ठीक है, और उस टाइम में करंट बिल्कुल स्टेडी हो गया है, और वो जो स्टेडी करंट है वो सबसे मैक्सिमम करंट है, और वो मैक्सिमम करंट पता है कितना है, वो V बाई आर के इक्वल है। ठीक, क्योंकि अभी सारा वोल्टेज रेजिस्टर पर जा रहा है, और तुम देख सकते हो करंट मैक्सिमम हो गया, फिक्स हो गया है। तो करंट क्योंकि फिक्स हो गया है इंडक्टर के अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस कोई करंट अब चेंज नहीं हो रहा है, तो इंडक्टर के अक्रॉस कोई वोल्टेज भी नहीं आएगा। ठीक है, और इंडक्टर ऐसा ही बिहेव करेगा जैसा कि एक वायर है। ठीक है, ये ऑपरेशन में थोड़ा बहुत हिंट दे रहा हूँ इसको, बहुत इसमें तुम्हें कंफ्यूजन होगा अगर बहुत ज्यादा सोचोगे तो, क्योंकि इसमें करंट चेंज की वजह से इंडक्टर वोल्टेज कैसे लाता है ये अपने आप में एक पूरा टॉपिक है जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ में, ये सब आगे वाले
आगे के कोर्स का पार्ट है। अभी तुम्हें उस पर ज्यादा नहीं सोचना है। अभी मैं देखो जितना भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें से मैं सिर्फ इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत रिलेट कर पाओ कि इंडक्टर टी इक्वल 0 पर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में करंट चेंज को अपोज करने के लिए इंडक्टर जितनी बैटरी की वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करता है। उसके बाद स्टेडी स्टेट में क्योंकि इंडक्टर के अक्रॉस करंट अब फिक्स हो गया है, तो अब इंडक्टर के अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं आएगा, और इंडक्टर के अक्रॉस अगर कोई वोल्टेज नहीं आएगा तो इंडक्टर कैसा बिहेव करेगा? शॉर्ट सर्किट की तरह। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स याद हो गए। ठीक है, मैं कभी भी याद रखने को प्रेफर नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लेवरेज चाहिए मुझे। हालांकि मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी क्योंकि हम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत तुम्हें याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास कैपेसिटर है, ठीक है, हमारे पास इंडक्टर है, ठीक है, इसका सर्किट सिंबल सी है, एल है, और टी इक्वल 0 पर और स्टेडी स्टेट एक एक करके बताओ। टी इक्वल 0 पर कैपेसिटर बिहेव करता है शॉर्ट सर्किट की तरह। स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर बिहेव करता है फुल्ली चार्ज हो गया, कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, ओपन सर्किट की तरह। टी इक्वल 0 पर इंडक्टर बिहेव करता है ओपन सर्किट की तरह। स्टार्टिंग में इंडक्टर के क्रॉस टी इक्वल 0 पर इंडक्टर के क्रॉस कोई करंट नहीं पास करता है, और स्टेडी स्टेट अचीव करने के बाद ये इंडक्टर एज गुड एज वायर है, ठीक है, क्योंकि ये जो कॉइलिंग है, ये जो इसकी इंडक्टेंस है, उसका उसका इफेक्ट तभी अपीयर होता है जब इस इंडक्टर के अक्रॉस करंट को हम चेंज करते हैं। क्योंकि स्टेडी स्टेट अटेन हो चुका है, तो करंट फिक्स हो गया है, तो अब ये इंडक्टर वैसा ही है जैसे कि कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, तो इंडक्टर बिहेव करता है शॉर्ट सर्किट की तरह। अगर इससे पहले मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं समझाने के लिए, वो सब कुछ भी नहीं बताया होता, बस ये टेबल में बस इतना तुम्हें रटा देता कि कैपेसिटर स्टार्टिंग में शॉर्ट सर्किट, इंडक्टर स्टार्टिंग में ओपन सर्किट, स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर ओपन सर्किट, स्टेडी स्टेट में इंडक्टर शॉर्ट सर्किट, सिर्फ इतना बता देता तो तुम सारे क्वेश्चन मिक्स सर्किट वाले सॉल्व कर सकते थे, जो कि इनिशियल स्टेट और स्टेडी स्टेट से रिलेटेड थे। ठीक है, अच्छा, इसको याद रखना आसान है। अभी इनिशियल स्टेट को थोड़ी देर के भूल जाओ, लेकिन स्टेडी स्टेट में याद रखने का ट्रिक बता रहा हूँ कि स्टेडी स्टेट में कोई भी एलिमेंट वैसा ही बिहेव करता है जैसी उसकी शेप होती है। क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो कैपेसिटर है, इसको देखो, कैपेसिटर दिखने से ही ओपन सर्किट जैसा दिख रहा है, ठीक है, तो तुम बोलोगे स्टेडी स्टेट में ये कैपेसिटर जो है ना, वो ओपन सर्किट की तरह ट्रीट होगा, ठीक है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अब इंडक्टर इस तरह का कॉइल है, ये वायर ही तो है, कंडक्टिंग वायर का ही तो बना हुआ है, तो स्टेडी स्टेट में इंडक्टर वैसा ही बिहेव करेगा जैसे कि इसकी शेप है, तो स्टेडी स्टेट में ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, स्टेडी स्टेट में शॉर्ट सर्किट। और स्टेडी स्टेट में जैसा भी कोई एलिमेंट बिहेव करता है, उसका ऑपोजिट इनिशियल स्टेट में बिहेव करता है। याद रहेगा, कैपेसिटर ओपन सर्किट है, इसका मतलब स्टेडी स्टेट में ओपन सर्किट बिहेव करेगा, और अगर स्टेडी स्टेट में ओपन सर्किट है तो इनिशियल स्टेट में शॉर्ट सर्किट। उसी तरह इंडक्टर शॉर्ट सर्किट जैसा दिखता है, तो स्टेडी स्टेट में शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा, और स्टेडी स्टेट में अगर शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा इंडक्टर, तो इनिशियल स्टेट में इंडक्टर ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा। यहाँ तक किसी को कोई कुछ पूछना है? क्वेश्चन क्वेश्चन लेते हैं। सिंपल सा सर्किट है हमारे पास, ये देखते हैं कितने लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में एक सर्किट दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने स्विच भी बना दिया है।
कि स्टार्टिंग में अभी हमने बैटरी को टर्न ऑन नहीं किया है, ठीक है। ये इस तरह की सर्किट है। ओके, यहाँ पे ऐसे बैटरी कनेक्टेड है, यहाँ पे कैपेसिटर है, यहाँ पे ऐसे इंडक्टर है, और ये रेजिस्टर है, रेजिस्टर है, रेजिस्टर है, और यहाँ पे स्विच है, ठीक है। ये स्विच है, सारी वैल्यूज बता दी गई हैं। ईएमएफ, ईएमएफ 120 वोल्ट है। दो यूजुअली जो लैब में हम लोग सर्किट्स यूज करते हैं उसमें जो बैटरी होती है वो 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, और इसी को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करके वोल्टेज बढ़ा भी सकते हैं। 5 5 की कनेक्ट करते जाओगे, 5 10 15 इस तरह से वोल्टेज मिलता जाएगा। लेकिन यूजुअली 120 वोल्ट ज्यादा होता है। लेकिन क्वेश्चन है, सीखने के लिए सॉल्व करना है, तो इमेजिन कर सकते हैं कि सर्किट में 120 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, और ठीक है, रेजिस्टेंस कितनी कितनी है ये भी बता दिया गया। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है कितना, लेट अस से 10, 10 ओम, ठीक है। और इधर है 5 ओम, 20 ओम, और कैपेसिटेंस भी बता दी गई है। ये इंडक्टर जैसा नहीं दिख रहा है क्या? कैपेसिटेंस की वैल्यू बता दी गई है। कैपेसिटेंस इज लेट अस से 100 माइक्रोफैराड एंड इंडक्टेंस इज लेट अस से, इसको अभी इग्नोर करो, लेकिन क्वेश्चन में वैल्यू तो कुछ ना कुछ दी गई होगी तो मैं बता देता हूँ। लेट अस से 10 मिली हेनरी। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी at t equals 0 and find the current through the battery after the circuit achieves steady state। तो एग्जैक्टली t equals 0 पर जैसे हमने स्विच क्लोज किया, एग्जैक्टली एट t equals 0 बैटरी से कितना करंट पास हो रहा है, बिल्कुल t equals 0 पर पहले करंट पूछा गया है। मतलब जैसे हमने स्विच को ऑन किया ना, उसी मोमेंट पे कितना करंट पास कर रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि हम लोग स्विच ऑन करते हैं, वेट करते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद आकर के देखते हैं कि सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है बैटरी के अक्रॉस, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट में तुम्हें पहले करंट निकालना है, और फिर सॉरी इनिशियल स्टेट में पहले करंट निकालना है, और फिर स्टेडी स्टेट में करंट निकालना है। सॉल्व करो। ओके ठीक है, गुड गुड गुड, ठीक है। तुम लोग खुद से सॉल्व कर रहे हो, ये अच्छी बात है। पहला क्वेश्चन तो जनरली मुझे ही सॉल्व करना पड़ता है।
ठीक है, सबसे पहले इनिशियल स्टेट डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इमेजिन करते हैं कि स्विच को बिल्कुल अभी अभी क्लोज किया गया है, कर देते हैं। स्विच क्लोज हो गया t इक्वल 0 पर। एग्जैक्टली t इक्वल 0 वाला मोमेंट इमेजिन करते हैं। जैसे ही हम स्विच क्लोज करेंगे ना, एग्जैक्टली उस मोमेंट पे ये बैटरी का जो वोल्टेज है वो हर रेजिस्टर पर, हर ब्रांच में अपीयर होने की कोशिश करेगा। तो उसी तरह से ये वोल्टेज यहाँ भी आने की कोशिश करेगा, यहाँ भी आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग करंट भी फ्लो करने की कोशिश करेगा। तो जो कैपेसिटर वाला ब्रांच है, क्योंकि कैपेसिटर अभी फुल्ली डिस्चार्ज है, तो t इक्वल 0 पर, ठीक है, t इक्वल 0 पर हम बोलेंगे कैपेसिटर बिहेव करेगा शॉर्ट सर्किट की तरह। ठीक है, t इक्वल 0 पर कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है? शॉर्ट सर्किट की तरह। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि t इक्वल 0 पर सर्किट को सॉल्व करो, तो जहां जहां पर भी कैपेसिटर है ना, उसको हटाओ और उसको शॉर्ट सर्किट कर दो। ठीक है, जहां जब भी तुम्हें t इक्वल 0 पर सर्किट को सॉल्व करने को कहा जाएगा, तो जहां जहां पर इंडक्टर है, t इक्वल 0 पर t इक्वल 0 पर इंडक्टर के पास कोई करंट नहीं फ्लो हो सकता। तो अगर स्टार्टिंग में करंट 0 है तो t इक्वल 0 पर जहां जहां भी इंडक्टर है उसको हटाओ और वहां पर ओपन सर्किट कर दो। ठीक है, तो कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है t इक्वल 0 पर? शॉर्ट सर्किट की तरह। तो हम कैपेसिटर को हटाएंगे और इसको शॉर्ट सर्किट बना देंगे। और इंडक्टर कैसा बिहेव करता है t इक्वल 0 पर? वो ओपन सर्किट की तरह। तो इंडक्टर को हटाएंगे और ओपन सर्किट कर देंगे। अब इस सर्किट को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि जैसे इंडक्टर और कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट से रिप्लेस करोगे, तो ये सर्किट बिल्कुल प्योर रेजिस्टर सर्किट बन जाएगा। और अगर प्योर रेजिस्टर सर्किट बन जाएगा, तो रेजिस्टर सर्किट को तो तुम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात है कि जो 5 ओम वाला जो ब्रांच है ना, वो ओपन हो गया है। तो ये तो ऐसा रेजिस्टर है कि ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, यहाँ से कोई करंट जाएगा ही नहीं। तो एक्चुअल जो करंट होगा वो कुछ इस तरह से फ्लो करेगा। बैटरी से करंट जो है वो बैटरी से यूं ऐसे निकलेगा। ठीक है, और सारा करंट ऊपर वाले ब्रांच से पास होगा। ठीक है, तो ये तो सिंगल लूप वाला सिंपलेस्ट रेजिस्टर सर्किट बन गया। तो इस सर्किट में करंट कितना होगा? तो तुम देख सकते हो इस सर्किट में एक बैटरी है और ये 2 रेजिस्टर है। टोटल रेजिस्टेंस 30 ओम होगा, वोल्टेज 120 वोल्ट है। तो करंट की वैल्यू लिखेंगे, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज 120 है और टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? 30 ओम है। तो करंट कितना आएगा? 4 एम्पियर। ठीक है, तो जैसे स्विच को क्लोज करेंगे ना, तो होगा क्या, कि बैटरी से बिल्कुल 4 एम्पियर करंट यहाँ से ऐसे निकलेगा और ये 4 एम्पियर यहाँ आएगा। और क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर है नीचे वाले ब्रांच में, तो कोई भी करंट इंडक्टर की तरफ नहीं जाएगा। सारा ये 4 एम्पियर करंट जो है ना, वो ऊपर कैपेसिटर वाले ब्रांच से जाएगा। ठीक है, और इधर से 4 एम्पियर निकल करके फिर बैटरी में वापस चला जाए। क्या प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, इसके बाद दूसरे पार्ट में कहा गया स्टार्टिंग में 4 एम्पियर करंट है, लेकिन इसके बाद क्या होगा पता है? एक मोमेंट के बाद ही कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट है धीरे धीरे डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। और इंडक्टर पहले बिल्कुल ओपन सर्किट है, अब धीरे धीरे इंडक्टर के अक्रॉस करंट बढ़ना स्टार्ट होगा। तो अब ट्रांजिएंट स्टेट में इसमें कुछ कम करंट, इसमें कुछ ज्यादा करंट जाने लगेगा। मतलब करंट की वैल्यू चेंज होगी। ठीक, करंट की वैल्यू चेंज हो सकती है। हमें बोला गया है कि जब ये सर्किट स्टेडी स्टेट अचीव कर चुका है, उस टाइम में बताओ कि सर्किट में कितना करंट पास हो रहा होगा।
ठीक है, जब ये सर्किट स्टेडी स्टेट अचीव कर चुका है उस टाइम में कितना करंट पास हो रहा होगा, ये कैपेसिटर इंडक्टर। ठीक है, स्टेडी स्टेट में पता करते हैं आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। तो हम बोलेंगे स्टेडी स्टेट में क्या होता है, ये जो कैपेसिटर है फुल्ली चार्ज हो जाता है, और फुल्ली चार्ज होने का मतलब कैपेसिटर बिहेव करता है ओपन सर्किट की तरह। तो कैपेसिटर को यहाँ से हटाओ और यहाँ पे ओपन सर्किट कर दो, ओपन सर्किट। ठीक है, और स्टेडी स्टेट अटेन होने के बाद इंडक्टर बिहेव करता है शॉर्ट सर्किट की तरह। इंडक्टर को हटाओ, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट लगा दो। तो स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर और इंडक्टर को ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करने के बाद फिर से कंप्लीट सर्किट प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन जाएगा। और प्योर रेजिस्टिव सर्किट को तो तुम सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट में कुछ ऐसा बिहेव करेगा ये सर्किट। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि स्टेडी स्टेट में कितना करंट फ्लो करेगा। तो स्टेडी स्टेट में जो भी करंट बैटरी से चलेगा ऐसे, अब कोई भी करंट कैपेसिटर वाले ब्रांच में नहीं जाएगा, सारा करंट इंडक्टर वाले ब्रांच से ऐसे बाईपास होकर के बैटरी तक आ जाएगा। करंट की वैल्यू कितनी होगी, तो ये भी सिंगल लूप सर्किट है जिसमें एक बैटरी है और रेजिस्टर है। तो टोटल करंट कितना पास करेगा, तो टोटल वोल्टेज देखेंगे विच इज 120 एंड टोटल रेजिस्टेंस देखेंगे विच इज 15, और ये वैल्यू आएगी 8 एम्पेयर की इक्वल। तो अगर तुम यहाँ पे एम मीटर लगा करके रखते इस सर्किट में, ठीक है, इस सर्किट में अगर एम मीटर लगा करके रखते हैं तो क्या होता पता है, यहाँ पे कैपेसिटर है, यहाँ पे इंडक्टर है। अगर तुम यहाँ पे एम मीटर लगा देते तो स्टार्टिंग में एम मीटर क्या करता ना, 4 एम्पेयर शो करता, और धीरे धीरे ये करंट की वैल्यू जो है बढ़ते बढ़ते स्टेडी स्टेट में 8 एम्पेयर हो जाती है, और इसके बीच में करंट की वैल्यू 4 से 8 के बीच में रहती। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन का एक दूसरा भी पार्ट है, उस दूसरे पार्ट पर हम अभी आते हैं, लेकिन अब तुम लोगों ने कितने अच्छे से इस क्वेश्चन को समझा है, इसको टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जिसके लिए मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, और इस दूसरे एग्जांपल को तुम लोग ठीक है सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, मुझे किसी ने पूछा था कोई क्वेश्चन, एक सेकंड में देखता हूँ, मेरे पास आया था कभी। ओके, करना क्वेश्चन, एक सेकंड। क्वेश्चन क्वेश्चन हाँ ठीक है। क्वेश्चन कैसा है, ठीक है सर्किट, सर्किट में ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ थोड़ा। किसी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब तुम्हारे बैच का नहीं है, लेकिन तुम में से किसी ने पूछा था, तुम मतलब स्टूडेंट्स में से। अच्छा, मैं स्विच बनाना तो भूल गया। ठीक, यहाँ पर रजिस्टर है, दूसरा रजिस्टर है, उसके बाद यहाँ पे एक कैपेसिटर है, यहाँ पे दूसरा कैपेसिटर है। ठीक है, अच्छा तुम लोगों को बता चुका, ये जो ऐसा ड्रॉ करते हैं ना पैरेलल प्लेट की तरह, तो ये सिंबल है, जरूरी नहीं है कि ये कैपेसिटर सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, हो सकता है वो कैपेसिटर किसी और शेप का हो, लेकिन ये सर्किट सिंबल है। हाँ, ओके, ये रेजिस्टर है, यहाँ पे बैटरी है,
ठीक है, वैल्यूज कितनी कितनी है, ये 6 ओम और ये इधर 3 ओम और व्हाट, अच्छा अच्छा ये मिस प्रिंट होगा, 1 माइक्रोफैरड, यहाँ पे 1 फैरड लिखा हुआ था इसलिए मुझे लगा कि ऐसा कैसे, तो ये 2 माइक्रोफैरड, यहाँ पर 12 वोल्ट और इधर रेजिस्टेंस है 3 ओम, और इन दोनों पॉइंट्स का नाम है, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में सबसे पहला पार्ट है फाइंड करंट थ्रू दी बैटरी, ठीक है, एट टी इक्वल 0, स्टेडी स्टेट करंट और इनिशियल स्टेट करंट निकालो। जल्दी से इन दोनों को सॉल्व करके बताओ, इन दोनों पार्ट्स को। स्टार्टिंग में कितना करंट और लास्ट में कितना करंट फ्लो करेगा। गुड, ये कौन सा स्टेडी स्टेट है या इनिशियल स्टेट है, ये भी बताओ ना तुम लोग, ऑर्डर क्या यूज कर रहे हो। हाँ, तुम लोग आंसर नहीं बताते तो मुझे लगता है कि समझा है या नहीं, ये डाउट होने लगता है। सबका आंसर क्यों नहीं, बाकी लोग क्यों नहीं आंसर कर रहे, नहीं समझ में आया क्या। ठीक है, टी इक्वल 0 पर कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करते हैं, तो ये जो सर्किट ऊपर ड्रॉ किया गया है वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये रेजिस्टर है, यहाँ पे रेजिस्टर है और नीचे ये जो कैपेसिटर है ना, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, अब नीचे यहाँ पे बैटरी है और फिर यहाँ पे रेजिस्टर है। ठीक है, अब तुम देख सकते हो कि ये जो मिडिल ब्रांच है ना, ये कम्प्लीटली शॉर्ट सर्किट हो गया, तो जो भी करंट यहाँ से चलेगा, ठीक है, ये तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि ये रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, तो जो भी करंट जंक्शन पर पहुंचेगा वो 2:1 में डिवाइड होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में। लेकिन अगर इनमें से कोई ऐसा ब्रांच आ गया जिसकी रेजिस्टेंस 0 है, ये 0 ओम है, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, तो जो भी करंट जंक्शन पर आएगा वो रेजिस्टर वाली ब्रांच में जाएगा ही, क्यों, सारा सारा करंट जो है ना वो कंडक्टिंग वायर से बाईपास हो जाए, रेजिस्टर में कोई करंट नहीं जाएगा। ठीक है, तो जो भी करंट इस केस में बैटरी से चलेगा तो उसके पास ये कंडक्टिंग वायर वाला पाथ है ना, तो सारा करंट यूं जाएगा, इसमें कोई करंट जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो इस पाथ के लिए करंट की वैल्यू कितनी होगी बताओ। हाँ हाँ, आप ले जाओ। कितनी होगी, तो हम बोलेंगे कि इस पाथ में टोटल रेजिस्टेंस 3 ओम है और यहाँ पे टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट। ठीक है, तो करंट की वैल्यू कितनी होगी, करंट एट टी इक्वल 0 हम लिखेंगे 12/3, 4 एम्पेयर। ठीक है, तो स्टार्टिंग में 4 एम्पेयर करंट पास करेगा।
अब उसके बाद आते हैं स्टेडी स्टेट में। तो स्टेडी स्टेट में जो कैपेसिटर है फुल्ली चार्ज हो गए, तो कैपेसिटर बिहेव करेंगे ओपन सर्किट की तरह, और अब जो भी करंट पास करेगा वो कैसे पास करेगा, अब इस बार करंट कैसे जाएगा, वो सारा करंट ऊपर वाले ब्रांच से जाएगा, ऐसे जाएगा। तो करंट की वैल्यू कितनी होगी, 12 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, वो कितना है 12, तो करंट की वैल्यू होगी 1 एम्पियर। तो स्टेडी स्टेट करंट हम बोलेंगे यहाँ पर 1 एम्पियर है। ठीक है, ओके 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 ओके। स्टेडी स्टेट करंट है 1 एम्पियर। ट्वेल्व अपॉन 12, ये है 1 एम्पियर। ठीक है, करंट तुमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद दूसरा पार्ट है क्वेश्चन में, दूसरा पार्ट है क्वेश्चन में कि फाइंड टोटल या फाइंड टोटल चार्ज, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, टोटल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट। क्वेश्चन में कहा गया है कि स्टेडी स्टेट अटेन हो गया, स्टेडी स्टेट अटेन होने के बाद बैटरी से 1 एम्पेयर करंट निकलता है और वो सिर्फ ऊपर वाले ब्रांच से पास होकर के बैटरी में चला जाता है। कैपेसिटर क्योंकि ओपन से फुल्ली चार्ज हो गया है, कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, तो कोई भी करंट कैपेसिटर वाले ब्रांच से नहीं पास कर सकता। ये स्टेडी स्टेट की कंडीशन है। ठीक है, बाहर वाले लूप से 1 एम्पेयर करंट पास कर रहा है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि क्योंकि कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया है, तो स्टेडी स्टेट में ये इस फुल चार्ज की वैल्यू कितनी है, दोनों कैपेसिटर्स पे कितना कितना चार्ज आया है, कैपेसिटर्स के अक्रॉस चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, बताओ। ट्राई करो, थोड़ा सोचो। चार्ज तो आया होगा, ऑब्वियस है, तभी तो स्टेडी स्टेट अटेन हुआ है और ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, तभी तो कैपेसिटर के क्रॉस अब कोई करंट नहीं पास कर रहा है। ओके ओके गुड। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाँ उबैर, वेरी गुड। चलो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आंसर बता दे रहा हूँ। तुम लोग खुद से सॉल्व करना। इसकी जगह मैं थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा मुझे समझाने में आसानी हो, एक सिंपल क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि तुम्हें 1 मिनट में मैं इसमें जितनी भी थ्योरी इन्वॉल्व है वो समझा दूँ। ये एक रेजिस्टर है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है। ये सिंपल सर्किट लेते हैं ताकि समझाने में आसानी हो। ये हमारा सर्किट है, ठीक है, यहाँ पे भी रेजिस्टर है इस तरह से, ठीक है। ये है लेटेस्ट से 1 ओम, 1 ओम, ठीक है, और ये 1 माइक्रोफैरड, और वोल्टेज है लेटेस्ट से 2 वोल्ट, ठीक है। पहले पूछा गया है कि t इक्वल 0 पर करंट बताओ, तो हम बोलेंगे t इक्वल 0 पर, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो t इक्वल 0 पे सारा करंट यूं पास करेगा और इधर से कोई करंट नहीं पास करेगा। तो t इक्वल 0 पर हम बोलेंगे करंट की वैल्यू है 2 वोल्ट अपॉन 1 ओम, 2 एम्पेयर करंट पास करेगा स्टार्टिंग में, जैसे स्विच को क्लोज किया। फिर पूछा जाए स्टेडी स्टेट में कितना करंट पास करेगा,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेडी स्टेट में ये ओपन सर्किट हो गया, तो सारा करंट इस बार आउटर लूप से पास करेगा। इस बार वोल्टेज 2 वोल्ट है और रेजिस्टेंस भी 2 ओम है, तो इस बार करंट है 1 एम्पियर। ठीक है, तो इस बार बैटरी से 1 एम्पियर करंट पास करेगा और कोई भी करंट कैपेसिटर के अक्रॉस नहीं पास करेगा। लेकिन क्वेश्चन है कि स्टेडी स्टेट अटेन करने का मतलब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज कितना आया होगा वो कैसे बताएंगे? कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज कितना आया होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम सोचेंगे कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज होता है वो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा चार्ज आएगा। कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज होता है सीवी के इक्वल। तो हमें किसी तरह से स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज का पता लगाना है। करंट हमें पता चल गया है कि करंट यू यहाँ से स्टेडी स्टेट में यहाँ से ऐसे 1 एम्पेयर जा रहा है और यहाँ से ऐसे 1 एम्पेयर जा रहा है और यही 1 एम्पेयर घूम करके 1 एम्पेयर इधर ऐसे जा रहा है। ठीक, कैपेसिटर वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा है। ठीक है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस हम चार्ज भी पता लगा सकते हैं अगर हमें कैपेसिटर के प्लेट्स के अक्रॉस वोल्टेज पता चल जाए। और कैपेसिटर के प्लेट्स के अक्रॉस वोल्टेज पता लगाने का मतलब है ए और बी के बीच का वोल्टेज डिफरेंस। और ए और बी के बीच का वोल्टेज डिफरेंस क्या हम नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं? सर्किट सॉल्विंग में हमने ऑलरेडी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जिनमें कि किसी भी ब्रांच में करंट चाहिए होता था या किसी भी दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज चाहिए होता था। अभी हम लोगों ने क्योंकि सर्किट को स्टेडी स्टेट में सॉल्व कर लिया है, हर ब्रांच में हमें करंट की वैल्यू पता है, ए और बी के बीच में हमें वोल्टेज पता चल जाएगा, तो कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज भी पता चल जाएगा। तो ए और बी के बीच में वोल्टेज कैसे निकालेंगे? तो ए से बी तक ट्रैवल करो। ठीक, किसी भी पाथ के अलॉन्ग ए से बी तक ट्रैवल करो। चाहो तो तुम ऊपर वाले ब्रांच में ट्रैवल करके ए और बी का वोल्टेज बता सकते हो, या तो नीचे वाले ब्रांच से ट्रैवल करके ए और बी के बीच का वोल्टेज पता लगा सकते हो। मैं ऊपर से ट्रैवल करता हूँ। हम ए से बी तक ट्रैवल कर रहे हैं और ए से बी तक ट्रैवल करने हमें सिर्फ एक रेजिस्टर मिल रहा है। ठीक है, और एक रेजिस्टर का मतलब है इस रेजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप कितना होगा, वो आई आर के इक्वल होगा। आई भी 1 एम्पेयर है और रेजिस्टेंस भी 1 ओम है। तो ए से बी आने में जो वोल्टेज, ठीक है, डिफरेंस है वो आ रहा है 1 वोल्ट के इक्वल। इसका मतलब है कैपेसिटर के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज भी आएगा वो कितना आएगा, सीवी, कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैराड 1 वोल्ट, ये होगा 1 माइक्रो कूलम। ठीक, कैपेसिटर पे एग्जैक्टली 1 माइक्रो कूलम चार्ज आ गया होगा इन स्टेडी स्टेट। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक, समझ में आ रहा है ना क्या करना है? ठीक है, अब तुम्हें इस केस में ना डी और सी के बीच में तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। डी और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कि करंट तुम कैलकुलेट कर चुके हो, तो वो 9 वोल्ट के इक्वल है। अब तुम्हारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये दो कैपेसिटर है सीरीज में, इनके अक्रॉस हमें टोटल वोल्टेज पता है, तो दोनों के अक्रॉस इंडिविजुअली वोल्टेज कितना कितना आएगा हमें पता लगाना है। ये 2 माइक्रोफैराड है और ये 1 माइक्रोफैराड है। इन दोनों के बीच में जो टोटल वोल्टेज है दैट इज 9। तो हम लोगों ने कैपेसिटर के सीरीज कनेक्शन के लिए वोल्टेज डिवीजन रूल में पढ़ा है कि जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज़्यादा होती है उसमें कम चार्ज आता है, और जिसकी कैपेसिटी क्या बोल रहा हूँ, वोल्टेज हमें डिवाइड करना है ना, सॉरी, तो वोल्टेज जो डिवाइड होता है वो कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है सीरीज कनेक्शन में। ये रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। तो यहाँ पे 9 वोल्ट डिवाइड होगा दोनों कैपेसिटर्स में, कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में। कैपेसिटेंस का रेशियो 2:1 है, तो 1:2 में, तो यहाँ से यहाँ तक 3 वोल्ट होगा
और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 6 वोल्ट। ठीक है, तो दोनों में कितना कितना चार्ज आएगा, ऐसे भी ये सीरीज में है तो दोनों में चार्ज तो सेम ही होना चाहिए। चार्ज कितना कितना जाएगा वो तुम कैलकुलेट करोगे, 6 माइक्रो कूलम और 6 माइक्रो कूलम, दोनों पे 6 माइक्रो कूलम चार्ज आएगा। ये टोटल चार्ज निकालने का एक और तरीका था कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट ड्रॉ कर लेते, तो इसकी जगह 2 और 1 की जगह एक कैपेसिटर लगाते 2/3। ठीक है, और इसके पास वोल्टेज 9 वोल्ट है, तो इस पे चार्ज कितना आएगा सीवी के इक्वल, तो जितना भी चार्ज इस कैपेसिटर पे आएगा, क्योंकि कैपेसिटर सीरीज में है तो दोनों पे चार्ज सेम आता। ठीक है, और इसका फाइनल पार्ट है, इसका आंसर होगा, ठीक है मैं कंक्लूड कर रहा हूँ बस। दोनों कैपेसिटर्स पे चार्ज हमें पता चल गया है। इसका फाइनल पार्ट है कि इस सर्किट में फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इन स्टेडी स्टेट। वी ए बी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता लगाना, तो पता लगा सकते हैं, कैसे पता लगाएंगे? कैसे पता लगाएंगे? चार्ज की वैल्यू आ गई है 6 माइक्रो कूलम, ये आंसर होगा सेकेंड पार्ट का। फाइनल क्वेश्चन है कि फाइंड वी ए बी इन स्टेडी स्टेट। ये स्टेडी स्टेट बताना जरूरी है, अगर ये सर्किट दे दिया जाए और सीधा पूछा जाए करंट, तो नहीं बता सकते, करंट की वैल्यू अलग अलग होगी अलग अलग टाइम में, तो क्वेश्चन में बताना पड़ेगा कि स्टेडी स्टेट में करंट निकालना है या इनिशियल स्टेट। तो यहाँ स्टेडी स्टेट में पूछा गया ए और बी के बीच में वोल्टेज डिफरेंस बताओ, तो स्टेडी स्टेट में तुमने सारी चीजें कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से करंट कितना है 1 एम्पियर, और इधर भी करंट है 1 एम्पियर, और मिडिल ब्रांच में कोई करंट नहीं है। ठीक है, लेकिन चार्ज भी तुमने कैलकुलेट कर लिया है, दोनों कैपेसिटर्स पे चार्ज कितना आ रहा है ये भी कैलकुलेट कर लिया है, ये +6 माइक्रो कूलम -6 माइक्रो कूलम और +6 माइक्रो कूलम -6 माइक्रो कूलम। कैपेसिटर्स पे चार्ज पता है, रेजिस्टर्स के क्रॉस करंट पता है। अब तुम्हें किसी भी दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज डिफरेंस निकालना है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल कर लो, ए से बी तक निकालना है तो हम ए से ट्रैवल करके बी तक चले जाते हैं, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही ए बी का वोल्टेज होगा। कितना आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस? ए से सी तक जाओगे तो 3 वोल्ट का ड्रॉप होगा, और फिर सी से बी तक जाओगे तो 6 वोल्ट का राइज होगा, क्यू अपॉन सी, तो वो 6 वोल्ट का राइज होगा, 3 का ड्रॉप 6 का राइज, यानी कि ए से बी तक आने में 3 वोल्ट का राइज हो रहा है, तो वी ए बी की वैल्यू हम लिखेंगे -3 या वी बी ए की वैल्यू लिखेंगे +3। क्या मतलब कुछ भी नहीं करना है तुम्हें, ए से बी तक ट्रैवल करके पोटेंशियल चेंज लिख लेना है, और ये सब क्वेश्चन तुम लोगों ने बहुत बार किए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसी तरह के सर्किट्स में तुम्हें ये भी पूछा जाता है कि इसमें चार्ज क्या होगा। एक काम करता हूँ मैं तुम लोग को एक क्वेश्चन दे दूं असाइनमेंट के लिए भी, इसको तुम लोग सॉल्व करना, उसके बाद से आज की क्लास में बस इतना ही। ये क्वेश्चन है, इसको तुम लोग ट्राई करना, ये भी किसी का पूछा हुआ ही क्वेश्चन है और ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसको तुम लोग ट्राई करना। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, यहाँ पर बैटरी है, रेजिस्टर्स है, 1 ओम कहाँ से आ गया? अच्छा 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 अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस थी। ठीक, यहाँ पे और एक बैटरी है और यहाँ पे एक और कैपेसिटर है। ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टर है। ठीक है, यहाँ पे एक और रेजिस्टर है और यहाँ पे एक और रेजिस्टर है और यहाँ पे एक बैटरी है। ठीक है,
रेजिस्टर्स, रेजिस्टर, यहाँ पे भी रेजिस्टर है, ठीक है। और ये बैटरी है कुछ इस तरह से, इधर बैटरी है, इधर कैपेसिटर है, और बैटरी, और एक बैटरी है, ये है इधर 60 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टर, बस। वैल्यूज क्या क्या है, ये है 10 वोल्ट, 1 ओम। ये 10 वोल्ट के साथ जो 1 ओम है ना, ये इंटरनल रेजिस्टेंस बताई गई। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब इसके साथ सीरीज में तुम 1 ओम लगा दो, ठीक है। 10 वोल्ट और 1 ओम, और इधर 3 ओम, इधर 3 ओम, और ये है 3 ओम, और यहाँ पे कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड। रेजिस्टेंस कितनी है, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, और ये है 60 वोल्ट। ये तुम्हारा सिंपल सा सर्किट है, और इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है। इसका आंसर, इसको तुम लोग अच्छा होगा कि अभी सॉल्व करना। फाइंड द मैक्सिमम एनर्जी stored on the capacitor। मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड ऑन दी कैपेसिटर का मतलब है, कैपेसिटर पे एनर्जी क्या होती है, Q²/2C। तो कैपेसिटर पे मैक्सिमम एनर्जी तभी आएगी जब कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज आएगा। मैक्सिमम चार्ज का मतलब है फुल चार्ज, स्टेडी स्टेट। तो तुम्हें स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज पता करना, ठीक है। और इनिशियली द कैपेसिटर वाज अनचार्ज्ड, तो यही क्वेश्चन है। इसके आंसर्स दिए गए हैं 150 माइक्रोकूलम, बी। वैसे इसको तुम ऐसे ही देख के बता सकते, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, इसको ट्राई करना। तो अभी क्लास ओवर करते हैं। कुछ आज की क्लास में से कुछ पूछना है?